देश में प्राप्त किया है वो मध्य प्रदेश के शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उनके राज्य में उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसकी प्रेरणा भी हम सबको उसके कारण मिलेगी और इसलिए इसी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए हमारा आग्रह था कि वो हमारे कार्यक्रम में आए, वो यहाँ आए हैं। सबसे पहले ये हमारा 12 साल हमने पूरे किए हैं, ये 13 साल हमारा चल रहा है और पहली बार हमने हमारे रेशिमबाग मैदान से हटकर हम यहाँ आए हैं और यहाँ ये जगह थोड़ी दूर है, पर हमारा एक सपना है कि देश का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर स्वर्गीय पंजाबराव देशमुख जी के नाम से हम इसी मैदान पर शुरू करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी परमिशन दी है और करीब 150 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है और हमारे चीफ सेक्रेटरी से जो कमेटी है वो रिकमेंड होकर जाएगी, तो निश्चित रूप से भारत सरकार से हमने 150 करोड़ रुपए इसके लिए मांगे हैं और आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से इसके लिए पूरी मदद करेंगे और मेरा विश्वास है कि अगले साल के एग्रो कन्वेंशन होने के पहले हम पंजाबराव देशमुख एग्रो कन्वेंशन सेंटर के कार्य का शुभारंभ करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे गड़ाक साहब का कि जिन्होंने ये मैदान हमको उपलब्ध करा कर दिया। इसकी हालत बहुत खराब थी, जब मैंने देखा तो मुझे लगता था कि ये अच्छा करना असंभव है, पर हमारे एग्रो विजन के टीम ने रवि बोरटकर जी के मार्गदर्शन में इस मैदान को बदल दिया है और आज वाइस चांसलर साहब भी जब इसको देखेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पूरा मैदान बदल गया है और इसलिए मैं रवि जी को और उनके सहकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आपको और एक बात की खुशी है कि हमारा एग्रो कन्वेंशन पूरा होने के बाद हमने वर्धा रोड पर रेडिसन होटल के सामने कितना 4,500 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट एग्रो विजन के लिए हमने खरीदी किया है और हमारा कन्वेंशन होने के बाद अगले सप्ताह में हम उसका भूमि पूजन करेंगे और हमारी कल्पना यह है कि जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनको एक एयर कंडीशन सभागृह में ऑडियो वीडियो की व्यवस्था होने के साथ उनको एक प्रशिक्षण की व्यवस्था वहाँ हो और वो व्यवस्था हम उसमें करेंगे और बाकी भी विषयों का मार्गदर्शन ईयरली हमारे एक्सपर्ट लोगों से पूरे किसानों को निःशुल्क वहाँ से मिलेगा और वो भी कार्य उसका शुभारंभ भी हम इसी साल करेंगे। उसी के सामने जो जगह है वो पब्लिक यूटिलिटी का प्लॉट है जो रेडिसन के सामने की है। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सोसाइटी में हम भी मेंबर बन गए हैं और हमें वो प्लॉट पब्लिक यूटिलिटी के कामकाज के लिए वो दे और उसी पे एक ऑर्गेनिक किसानों के लिए एक अच्छा अत्याधुनिक बाजार जहां कस्टमर आकर किसान डायरेक्ट अपना माल रखेगा और ग्राहक आकर वहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की भी व्यवस्था करेंगे, पर ऑर्गेनिक पर हमारा जोर है, तो उसका पहला अच्छा बाजार हम वहाँ शुरू करेंगे। फ्रूट, वेजिटेबल, फूड ग्रेन और उसमें सभी उपलब्ध होगा। ये भी हमारा एक सपना है, एग्रो विजन के द्वारा ये भी काम हम करेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे एग्रो विजन की जो थीम है वो अन्न, चारा और ईंधन, इन 3 शब्दों में हमारी पूरे उद्दिष्टों को हमने समाया है। सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और आज शंतनु गुप्ता साहब जो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। आप जोरदार तालियां बजाकर आप करिए, बाद में मैं बताऊंगा कारण क्या है।
इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो परली होती है राइस स्ट्रॉ, उसको हम जलाते हैं। हमारा एक सपना था कि टेक्नोलॉजी प्रूवन होनी चाहिए और इंडियन ऑयल ने 2 प्रकल्प शुरू किए। एक, उन्होंने राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे वाला प्लांट पानीपत में लगभग शुरू किया है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश भर में जो चावल उत्पादक क्षेत्र है, वहां जो परली है वो जलाने का काम होता था, जिससे प्रदूषण में दिल्ली में कितना नुकसान हो आपको पता है। अब वो परली से इंडियन ऑयल ने इथेनॉल बनाया और बायो बिटुमिन बनाया है। अब पूरी परली से इसी प्रकार से बायो बिटुमिन बनेगा तो 80 लाख टन बायो बिटुमिन हमारे देश में लगता है और ज्यादातर मेरे ही विभाग में लगता है। और 50 लाख टन इतना बिटुमिन हमारे देश में तैयार होता है और 25 लाख से 30 लाख टन बिटुमिन हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे खुशी है कि इसी प्रकल्प जब शुरू हो जाएंगे तो हमारे देश को बिटुमिन आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव के रास्ते, हमारे जिले, राज्य और NHAI के राष्ट्रीय महामार्ग, ये किसानों ने तैयार किए हुए बायो बिटुमिन का जो परली है उससे बनकर हमें मिलेंगे। इस बात का शुरुआत इंडियन ऑयल ने की है। दूसरी बात उन्होंने और बड़ी की है, जिसके लिए मैं शंतनु जी को कहूंगा कि वैद्य साहब के पास हमारा अभिनंदन पहुंचाइए। वो ये है कि उन्होंने बांबू से आसाम में बायो इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो वेस्टलैंड पर बांबू लगेगा और बांबू से बायो इथेनॉल बनेगा और बायो इथेनॉल से हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। ये हमारा सपना पूरा होगा। इसी प्रदर्शन में टोयोटा कंपनी की गाड़ी आई है और वो गाड़ी आप सबको देखने के लिए मिलेगी। वो कैमरी करके उसका मॉडल है। वो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और वो गाड़ी से जो इथेनॉल आएगा उसका रेट 60 रुपये लीटर है, पेट्रोल का 120 रुपये लीटर है। और ये गाड़ी जो है ये 40% बिजली तैयार करेगी। तो अगर पेट्रोल की तुलना में अगर विचार करें तो गाड़ी चलाने के लिए 20 से 25 रुपये लीटर का पेट्रोल का भाव होगा, इस भाव में पड़ेगी। अब टोयोटा कंपनी पूरी गाड़ियां ऐसी अगले महीने में लॉन्च कर रही है और मर्सिडीज, BMW, बाद में हुंडई और मारुति सुजुकी सब कर रहे हैं। और जो हमारा सपना था कि इथेनॉल के पंप होंगे और किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी, वो सपना अब हमारे बहुत नजदीक आ गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अब हम जल्दी ही इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी हीरो, TVS और बजाज, इनकी स्कूटर और मोटरसाइकिल मैंने आग्रह से फ्लेक्स इंजन में बनाई है, वो भी अवेलेबल है, शायद प्रदर्शनी में भी आई है। केवल इथेनॉल के पंप डालने हैं और इथेनॉल के पंप डालने के बाद मेरा विश्वास है कि अब हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे किसानों की और किसानों के बेटों की मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कार, ये पूरी तरह 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आनंद भी है और हम लोग इसका अनुकरण करेंगे। एक संकल्प मेरे मन में है, वो बहुत कठिन है। लोग मुझे कहते हैं कि ये करो मत, पर मैं बोलता हूँ वो हो जाता है। तो कठिन होगा तो भी असंभव नहीं है। वो विदर्भ से हम लोग पूरी तरह पेट्रोल डीजल को, वैसे तो देश से हद्दपार करने का हमने निर्णय किया है ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, और कल ही मैंने एक फाइल पर साइन की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल हिम्मत से करिए, और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर।
और अब मैंने शिवराज जी यही भारत सरकार की नीति को सभी राज्य सरकार को भेजा है कि वो भी अपने अंगीकृत कारपोरेशन में और सरकार में 15 साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार सब वो स्क्रैप करें और स्क्रैपिंग के यूनिट हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 खोलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, देश का प्रदूषण कम होगा। और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए या इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा ये खरीदी करिए। अब मेरे गांव में, मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, मैं रोज सब्जी मेरी पत्नी खेती देखती है। कल 105 किलो मेथी और बाद में धनिया मार्केट ये दुकान में लाया मैंने प्रताप नगर की, और मुझे बहुत अच्छा भाव मिलता है। तो मैं अब इलेक्ट्रिक गाड़ी पर मेरी सब्जियां 700 किलो तक रोज मार्केट में आएगी, तो खर्चा नहीं के बराबर है। तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर अब किसान अपनी सब्जी बाजार में लाएगा तो पेट्रोल डीजल की तुलना में कोई खर्चा ही नहीं होगा, फुकट में होगा। रात को अपने घर में वो चार्ज करेगा। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है। और वैसे ही ये हमने तय किया कि विदर्भ में ये जो भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर जिला का आधा भाग है, ये चावल उत्पादक है। और मैंने तय किया कि इस जिले से हमारे पूरे ट्रैक्टर ये किसानों के से ये जो परली है इससे सीएनजी तैयार करके चलेंगे। और मैंने बहुत कोशिश की, पर वो अभी काम पूरा नहीं हुआ, पर अभी जल्दी हो जाएगा। मैं खुद ऐसे अनेक प्रोजेक्ट डालने के लिए लोगों की मदद कर रहा हूं, जैसे इथेनॉल की। और भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर जिले में मैं आह्वान करता हूं कि मैं खुद 2 प्रोजेक्ट डाल रहा हूं। इसका मतलब रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जब कोई हिम्मत करके डाल के प्रूवन नहीं करता तब तक लोग विश्वास नहीं रखते। और मेरा खुद का ट्रैक्टर इस प्रदर्शन में है, वो बायो सीएनजी पर चलता है। ये जो परली है, 5 टन परली से साधारणतः 1 टन बायो सीएनजी और 12-12 टन के 2 प्रोजेक्ट मैं खुद डाल रहा हूं। एक लगभग 4 महीने में पूरा हो जाएगा और उसी से हमारी ट्रक चलेगी, हमारी बसेस चलेगी। और वो डीजल से भी 3 गुना अच्छा है, सस्ता है। अगर मेरा ट्रैक्टर मैं अगर सीएनजी पे चलाता हूं तो 1 लाख रुपए मेरी साल की बचत है। तो मैं चाहता हूं कि भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर जिले में हम सब इसका उपयोग करें। आजकल बिजली कम मिलती है तो गांव में बहुत तकलीफ है। आज देवेंद्र जी नहीं आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला था, क्योंकि गांवों में बड़ा लोड शेडिंग हो रहा है। तो हमारे यहाँ कल ही मैंने 7.5 हॉर्स पावर के सरकारी योजना में 3 पंप मैंने सोलर के खरीदी किए और अभी सोलर पर कुएं पर पंप चलाने का निर्णय किया है। और वो गवर्नमेंट की योजना बहुत अच्छी है। आज जब हमारे यहाँ गन्ने के ऊपर जो हमारा वर्कशॉप है, जिसमें 5-1 हजार गन्ना उत्पादक किसान भाग लेने वाले हैं, तो वहाँ मैं उनको कहूँगा कि इस स्कीम की जानकारी दो। और ये अगर हमने हमारे सब जगह पर ये सोलर के पंप लगाए 5 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 7-7.5 हॉर्स पावर के, तो सुबह 8 से लेकर शाम को 6 तक पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत बड़ा कंसेशन है इसमें, जब वो आएगा तो आपको बताएंगे। तो एक तरफ से नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ये कर रहे हैं। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे स्टेट बैंक के सीजीएम जो है एग्रो बिजनेस के, वो शंतनु पेंडसे जी, वो भी हमारे यहाँ उपस्थित है। तो ये इकोनॉमिक वायबिलिटी वाले जितने बिजनेस है वो देखेंगे, तो हमें निश्चित रूप से इस सब काम में स्टेट बैंक का भी सहयोग मिलेगा और हम ये प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे। तो अभी ये जो कन्वेंशन सेंटर है, इससे जो मेन रोड अमरावती रोड है, वहीं सीएनजी का पंप है। मैंने आग्रह करके नागपुर में सीएनजी टेक्नोलॉजी लाई। सीएनजी के 3 पंप है, ट्रक बसेस कन्वर्ट की, और हमारे पास उसकी किट्स है और वो काम भी एक को दिया है। और मेरा ट्रैक्टर से लेकर अनेक जगह ये सक्सेसफुली चल रहा है। तो इससे इंपोर्ट बचेगा। हम 16 लाख करोड़ रुपए उसके लिए हमारे देश के बाहर जाते हैं, वो पैसा बचेगा। तो मुझे विश्वास है कि हमारा जो ईंधन वाला जो चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा
हम सबको ध्यान देना है। और इसमें सबसे और तीसरी बात जो है वो पानी से, हर किसान के पास कुआं है, पानी फुकट में है, और पानी निकालकर एक इलेक्ट्रोलाइजर लगाएंगे तो वो 1.25 करोड़ का है। और एक रूफ टॉप गोडाउन तैयार करेंगे प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज या फूड ग्रेन के लिए, तो ऊपर में ऐसा सोलर लगा देंगे तो 70% पावर हाइड्रोजन में, ग्रीन हाइड्रोजन में पावर, सोलर का पावर की कीमत है। वो पावर हमको ₹2.40 यूनिट अगर मिल जाएगी तो वो पावर से हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर चलाएंगे और उससे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा। और ग्रीन हाइड्रोजन जो निकलेगा उसको कंप्रेस करने के लिए हमारा जो में आ रहा है, तो इथेनॉल से जनरेटर सेट में कंप्रेस करके 500 बार पर वो हाइड्रोजन ट्रक, बस में बैठे चलेगा, और ऑटो रिक्शा, कार में चलेगा, रेलवे चलेगी, हवाई जहाज चलेगी। और हम अब ऊर्जा आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश हमको बनना है। तो टाटा ने ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस बनाई है, और मैंने अपने पास दिल्ली में एक कार है, आप लोग दिल्ली आएंगे तो वो कार में एक चक्कर मारना, मर्सिडीज से भी अच्छी है। और वो कार जो है वो टोयोटा कंपनी के, उसका नाम है मिराई। मिराई का मतलब है भविष्य, जापानी वर्ड है, फ्यूचर। और इसलिए ये पानी पे, ये जो हाइड्रोजन मैं फरीदाबाद से इंडियन ऑयल के ही लेबोरेटरी से भरता हूँ। और अभी मैंने अमेरिका से एक ऑटो रिक्शा लाई है हाइड्रोजन पे चलने वाली, वो कस्टम में है। वो ऑटो रिक्शा 2-4 दिन में होने के बाद वो भी मैं दिल्ली में हाइड्रोजन भर के चलाने वाला हूँ, क्योंकि लोगों का विश्वास बैठना चाहिए। स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार पानी से हाइड्रोजन निकाल पर चल सकती है, ये मेरे बोलने के बाद भी मेरे ऊपर अपने नजदीक के भी लोग विश्वास नहीं रखते। तो जब ये आंखों से देखेंगे तो उसका विश्वास होगा। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि इथेनॉल बनाइए, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करिए, और अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनिए, सीएनजी बनाइए। ये हमारी सबसे बड़ी हमारी थीम है। इसके अलावा इस हमारे कन्वेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो गन्ने के ऊपर बहुत बड़ा वर्कशॉप अभी 1 बजे है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हर बार भाषण देता था, पर मेरे यहाँ 55 टन ही 60 टन ही गन्ना होता था। अभी कल मैं मेरे गांव में था, परसों मेरे यहाँ का गन्ना कटा, और पहली बार मेरी पत्नी खेती देखती है, ये श्रेय मुझे नहीं है उसको है, पहली बार मुझे 77 टन गन्ना पर एकड़ हुआ है। अभी हमारे यहाँ 100 टन वाले भी बहुत लोग हो गए। तो ये धीरे धीरे हम सब लोग ये यशस्वी हो सकते हैं, और इसलिए उसमें भी हम लोग आज बैठेंगे। एक नई बात है जो उसका संशोधन हुआ है, वो कमर्शियली लॉन्च होगी, जिसमें CSR और इंडियन रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर ये जो परली है इसका एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट बनाया है। वो यूनिट ऐसा है कि परली डाल दो, उसमें से बायोबिटुमिन निकलेगा 70% और 30% ऑर्गेनिक कार्बन निकलेगा। यूनिट को मैंने कमर्शियल करने के लिए दिल्ली में हमारे साइंटिस्ट को बोला है तैयार करने के लिए, और मैं 2-3 महीने में वो लॉन्च करने वाला हूं, जिससे हर किसान बायोबिटुमिन तैयार करेगा और ऑर्गेनिक कार्बन तैयार करेगा। और ये ऑर्गेनिक कार्बन अगर खेती में यूज करेंगे तो ये तो हमारे लिए गोल्ड जैसा है। तो ये भी टेक्नोलॉजी आई है। हमारे यहाँ हमने जल संवर्धन में बहुत अच्छा काम किया। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के वाइस चांसलर उपस्थित हैं। हमने NHI के तरफ से उनको 36 तालाब बना के दिए। आजू बाजू के अनेक गांवों में, 70-80 गांवों में पीने के पानी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही, पर वहां अब नींबू के बगीचे लग गए। गांव की स्थिति बदल गई, गरीबी दूर हो गई, गांव समृद्ध संपन्न हुए। बोरगांव मंजू में हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पातुरकर साहब हैं,
उनके यहाँ भी हमने तालाब बना के दिए वेस्ट लैंड पर। वो यहाँ इसलिए डेवलप नहीं करते थे कि वहाँ पानी नहीं था। अब तालाब बना के दिए तो पानी आ गया, तो उनकी डेवलपमेंट की भी शुरुआत हो गई। तो दौड़ने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, इस मिशन को आगे बढ़ाना है। ये भी अपनी यहाँ की थीम है। फिर दुग्ध व्यवसाय में मदर डेयरी के सहयोग से अभी हमने काफ़ी काम किया है। 2600 दूध संकलन केंद्र के मार्फत 30,000 दूध उत्पादक मदर डेयरी को 3 लाख लीटर दूध दे रहे हैं। पर आज ही मैंने देखा कि गुजरात की बनासकांठा में डेयरी है, वो एक जिले में 65 लाख लीटर दूध कलेक्ट करती है, और हमारे यहाँ विदर्भ में 3 लाख लीटर होता है। तो ये स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें भी आगे जाना है, इसमें काफ़ी काम करना है। और मदर डेयरी के सहयोग से हमारा करीब 5,000 किसान आएंगे। दूध के ऊपर भी यहाँ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है IVF, जो हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी में शुरू हुई है, और मेरी इच्छा है कि विदर्भ के हर किसान के यहाँ देशी गाय 20 लीटर के ऊपर की होगी। अगर आप इसको गंभीरता से लेंगे और हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी का उपयोग करेंगे, तो आज 2 लीटर की जो गाय है वो 20 लीटर की गोरी होगी, और गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। बेटी बचाओ अभियान फुकट में है। तो पूरी टेक्नोलॉजी आई है, इसका भी आप जरूर फायदा लीजिए। एक हमारे संतरा के ऊपर भी काम है। हमने संतरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, और हमारे श्रीधर राव ठाकरे जी यहाँ उपस्थित है। और अभी इस बार संतरे के ऊपर हमने काफ़ी निर्यात किया, और बड़े प्रमाण पर अभी बांग्लादेश के साथ भी बातचीत हुई है। अब वर्धा के हमारे समुंदर वर्धा में आया है, सेलू में, सिंधी में, और वहाँ से ड्राई पोर्ट से हमारा संतरा पूरे विदेशों में एक्सपोर्ट होगा, जैसे ग्रेप जाते हैं, द्राक्ष जाते हैं। तो वो भी हमने शुरू किया है। उसमें भी हमारे संतरे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज है, उनका एक बड़ा अधिवेशन इसमें लेने का विचार था, पर वो नहीं हो पाया। अगले बार हम महाराष्ट्र की सभी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को बुलाएंगे और उसका अधिवेशन यहाँ पक्का करेंगे। सिंधी ड्राई पोर्ट अब पूरा हो गया है। इसके साथ साथ चावल से इथेनॉल बनाने का काम, मक्के से इथेनॉल बनाने की भी शुरुआत हुई है। और मुझे खुशी है कि हमारे विदर्भ में 3 प्रोजेक्ट अब शुरू हो रहे हैं, जो ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाने का काम करेंगे। मैं बाम्बू के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। बाम्बू का उपयोग पावर प्लांट में करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गोबर से हमने पेंट बनाने में सक्सेसफुली उद्योग चल रहे हैं। इसके साथ साथ शुगर केन जूस से इथेनॉल बना रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारी एडिबल ऑयल सीड, जिसमें शिवराज जी यहाँ आए हैं, मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा लीड है। हमारे 1 एकड़ में 5 से 7 क्विंटल सोयाबीन होता है, और मध्य प्रदेश में 13 से 15 क्विंटल होता है। अभी हमको 25 से 30 क्विंटल सोयाबीन तैयार करना है। और गडाख साहब को मेरी ये प्रार्थना है कि इसमें आप हमको कपास में और सोयाबीन में ऐसी टेक्नोलॉजी दो और गारंटेड हमारा उत्पादन बढ़ाओ, ताकि उसके सिवा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। ये भी हमारे लिए विषय है। फिर कपास से सूत, कपड़ा, गाठी, रेडीमेड गारमेंट और उसका एक्सपोर्ट। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आई थी, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, और उनने कपास के बारे में मुझे बुलाया बांग्लादेश में। हमारा विदर्भ का पूरा कपास अगर हल्दिया और हल्दिया में रिवर से अगर बांग्लादेश जाएगा तो हमें 1.5 लाख रुपए कंटेनर केवल पड़ेंगे। आज 5 लाख रुपए कंटेनर पड़ता है। हमारा कपास JNPT में जाता है, फिर वहाँ से कोलंबो जाता है, कोलंबो से घूमकर फिर चितगांव जाता है। वो काम लगभग पूरा हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि कपास को अच्छा भाव मिलेगा।
नैनो यूरिया का काम बहुत अच्छा हुआ है। खुद हमारे यहाँ 1,500 एकड़ हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया है, और मुझे वर्मा जी वो काम कर रहे हैं, उनके पास अब 2 ड्रोन हैं, और मेरे यहाँ भी उन्होंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। अगर हम यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है, और ड्रोन से अगर नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। यानी 4 के बजाय 2 ही बैग में या 2 बॉटल में काम होगा, तो किसानों की बचत होगी। ये भी बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ शुरुआत हुई है। इसको फ्लेक्स इंजन लगाने का प्रयास चल रहा है। हमारे अच्छी नर्सरी तैयार करने के बारे में भी हम बहुत पीछे हैं, वो भी काम की तरफ हमको ध्यान देना है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, अलग अलग कंपनीज, उनकी जानकारियाँ, उनके वर्कशॉप, ब्लू इकोनॉमी बनानी है, झींगे फिश प्रोडक्शन में आगे जाना है। इन सब बातों का अध्ययन करके हम विदर्भ को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएं। ये मध्य भारत का सबसे बड़ा एग्रो विजन है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि विदर्भ में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तब हम कह पाएंगे कि हमारा सपना पूरा होगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए आप सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे, और इसमें यशस्वी होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस एग्रोविजन का उद्घाटन करने हेतु उद्घाटक के रूप में हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार शिवराज जी चौहान, इनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ आयोजन सचिव रवि बोरटकर जी को। उनसे निवेदन है कृपया हम सब की ओर से वो सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार शिवराज जी चौहान इनका विशेष रूप से स्वागत करें। मगाशीच मी आपल्याला सांगितलं, बांबूचा उपयोग करून विशेष स्वरूपाची एक सुंदरशी टोपली, फुलांची टोपली त्यांना आपण भेट म्हणून देतोय, आपल्या नागपूरची ओळख म्हणून देतोय। जोरदार तालियों के साथ हम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, और उनसे निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस एग्रोविजन का उद्घाटन करें। मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार शिवराज जी चौहान जी से कृपया दीप प्रज्वलन कर इस 13वें एग्रोविजन का उद्घाटन करें। माँ नर्मदा के सिंचन से पवित्र हुई भूमि मध्य प्रदेश, और वहाँ से पधारे हमारे आज के उद्घाटक। दीप प्रज्वलन है विकास का, दीप प्रज्वलन है नए संकल्पनाओं का, दीप प्रज्वलन है प्रकाश का, दीप प्रज्वलन है नए सोच का, दीप प्रज्वलन है किसानों के आर्थिक स्थैर्य का, संशोधन के माध्यम से एकात्मिक तंत्रज्ञान का विकास। यही है एग्रोविजन का उद्दिष्ट। किसान ही नहीं, किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जा प्रदाता भी बने, यही टैगलाइन है हमारे 13वें एग्रोविजन की, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। सबसे निवेदन है कृपया स्थानापन्न अपना स्थान ग्रहण करें। और अब 12 साल से लगातार इस एग्रोविजन का प्रदर्शन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। जर्नी ऑफ एग्रोविजन हम देखेंगे एक छोटी सी फिल्म के रूप में। आइए एक छोटी सी फिल्म देखते हैं। एग्रोविजन पिछले 12 वर्षों से लाखों किसानों का मार्गदर्शन कर रहा है।
एग्रोविजन मध्य भारत की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी शिक्षा, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण की त्रिसूत्री के आधार पर एग्रोविजन पिछले 12 वर्षों से लाखों किसानों का मार्गदर्शन कर रहा है। एग्रोविजन के मुख्य प्रवर्तक केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की अवधारणा से एग्रोविजन का आयोजन 12 साल पहले शुरू किया गया था। भव्य राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी किसानों के लिए निःशुल्क कार्यशालाएं और कृषि व्यवसाय आधारित सम्मेलन एग्रोविजन के स्वरूप हैं। एग्रोविजन की भव्य राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी कृषि क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनियों, नई तकनीकों और नए उत्पादों के स्टॉलों को देखने का एक अवसर है। स्थानीय छोटे उद्यमी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, नव प्रवर्तक और संबंधित सरकारी विभाग भी इसमें शामिल होते हैं। अब तक 2500 कंपनियों ने एग्रोविजन की कृषि प्रदर्शनी में अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया है। 12 साल में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 50 लाख किसानों ने इस प्रदर्शनी को देखा। इस साल की देश भर के विशेषज्ञों के समक्ष मिलने के साथ साथ प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञों के गहन मार्गदर्शन के कारण एग्रोविजन की कार्यशालाएं किसानों के बीच लोकप्रिय हैं। एग्रोविजन में अब तक विभिन्न कृषि विषयों पर 400 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं से 4 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इन कार्यशालाओं के माध्यम से देश के लगभग 700 विशेषज्ञों ने किसानों का मार्गदर्शन किया। कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एग्रोविजन में हर साल कृषि क्षेत्र के अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले विदर्भ में डेयरी, मत्स्य पालन, बांस उत्पादन, कपास उत्पादन जैसे विभिन्न विषयों पर सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में अब तक लगभग 8000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वर्ष के एग्रोविजन की अवधारणा ये है कि कृषि क्षेत्र के भविष्य को देखते हुए किसानों को न केवल अन्नदाता बल्कि किसानों की समृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदाता भी बनना चाहिए। कुल मिलाकर एग्रोविजन जो कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करेगा, निश्चित रूप से किसानों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में शामिल सभी लोगों को लाभान्वित करेगा। 13वीं एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी में कृषि मशीनरी, उपकरण, सिंचाई, जल प्रौद्योगिकी, बागवानी, सरकारी योजनाओं और बहुत कुछ के बारे में जानकारी होगी। इस वर्ष एग्रोविजन कार्यशालाओं में कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर लगभग 40 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। 40 से अधिक विशेषज्ञ पैनल गन्ना उत्पादन, संतरा एवं मौसम्बी किसानों के आय को दुगना करने के लिए तंत्र ज्ञान का उपयोग, कृषि उत्पादन प्रक्रिया पर मार्गदर्शन, विदर्भ में एफपीओ कंपनियों पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस वर्ष विदर्भ में मत्स्य पालन के विकास, बांस उत्पादन के आय के अवसर, विदर्भ के डेयरी विकास पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री माननीय नामदार शिवराज जी चौहान जी से, कृपया रिलीज ऑफ एग्रोविजन 2022 एग्जीबिटर डायरेक्टरी आपके करकमलों द्वारा इसका विमोचन करें। एग्रोविजन की एग्जीबिटर डायरेक्टरी जिसका विमोचन आपके सामने संपन्न हो रहा है। धन्यवाद। जिनका मार्गदर्शन सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं, उनको मैं सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे आज के उद्घाटक माननीय नामदार श्री शिवराज जी चौहान, इनसे निवेदन है कृपया हमें मार्गदर्शन करें। एग्रोविजन के मुख्य प्रवर्तक, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री, जिनके विजन ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बदल दिया है,
और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में जिनका अतुलनीय योगदान है, ऐसे हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय नितिन गडकरी जी। अब नितिन जी नागपुर के हैं, तो आपको तो वो रोज मिलते हैं, लेकिन जब कहीं देश में नितिन जी जाते हैं, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रदेश में, तो लोग दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? हम कहते हैं 5,000 की सड़क दे दो, 5,000 करोड़ की, तो वो कहते हैं 10,000 करोड़ की ले लो। सचमुच में अद्भुत काम किया। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय खासदार कृपाल जी, रामदास जी, आमदार समीर बेगे जी, आदरणीय शांतनु जी, शरद जी, आशीष जी, शांतनु पेंडसे जी, सभी विशेषज्ञगण जो इस मंच पर विराजमान हैं और कार्यक्रम में उपस्थित किसान बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। मैं मार्गदर्शन करने नहीं, मैं तो लेने आया हूं। एग्रो विजन नितिन जी की प्रेरणा से किसानों की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है। अब जब नितिन जी बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे, कुछ को आश्चर्य हो रहा होगा, कुछ को पूरा विश्वास नहीं होता। अब एक बार, जब कई साल पहले की बात है, मैं आया तो नितिन जी मुझे ले गए, ये प्लास्टिक का जो वेस्ट है उससे फ्यूल बनाना, पेट्रोल बनाना। तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पन्नी से कहां से बन जाएगा, लेकिन उन्होंने ले जाकर मुझे दिखाया और उस फ्यूल से बनी गाड़ी मेरे सामने चलवाई। तो आज जो चीज हमें लगती है कि असंभव है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब संभव है। और इसलिए वो कह रहे थे पराली का उपयोग अब सड़कें बनाने में हो जाएगा। धुएं से आसमान भर जाता है, दिल्ली की दम घुटती है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी है जो धुएं से भी बचाएगी और पराली से सड़कें भी बनवाएगी और बायोफ्यूल हमको अलग मिलेगा। उन सब चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं भी ध्यान से सुन रहा था। इथेनॉल पर मध्य प्रदेश भी बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां सड़क से हटे, एक के बाद एक नए प्रयोग जो पर्यावरण भी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को के लिए धरती को रहने लायक भी बनाएंगे। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में मध्य प्रदेश के कृषि विकास की कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं शुरू में जब मुख्यमंत्री बना, 2005 के अंत में मैं बना, 2006 में मैं शरद पवार जी के पास गया। वो कृषि मंत्री भी थे और फूड भी उनके पास था। गरीबों को जो राशन मिलता है राशन की दुकानों से, तो मैं उनसे ये कहने गया था कि शरद जी, हमारे यहां सार्वजनिक पीडीएस के माध्यम से हमको गरीबों में गेहूं बांटना है और आप कोटा अलॉट नहीं कर रहे हो, हमको आवंटन बढ़ा दो। तो शरद राव जी ने मुझे कहा, मध्य प्रदेश प्रोक्योर तो करता ही नहीं है, पैदा होता नहीं है। प्रोक्योर पंजाब और हरियाणा करते और मांगने आप आ जाते हो, मैं कहां से दे दूं इतना। तो मैंने शरद जी से कहा था कि आज तो मैं मांगने आया हूं, इसके बाद मैं फिर एक बार आऊंगा
कि शरद जी मध्य प्रदेश के अन्न के भंडार मध्य प्रदेश ने भर दिए, खरीद लो, समेटते नहीं बनेगा। और मैं वापस लौटा और हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में हम कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। 5 सूत्रीय रणनीति हमने बनाई। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम किसान को देना, नंबर 4 अगर किसान का नुकसान प्राकृतिक आपदा में हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और नंबर 5 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कृषि का विविधीकरण करना। केवल परंपरागत खेती नहीं, आधुनिक खेती का विविधीकरण भी वो करने के प्रयास करना। अब सबसे पहले उत्पादन बढ़ाना था, तरीके कई इस्तेमाल किए, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई हम अपने खेतों में सिंचाई कैसे करें। मैं जिस तारीख को मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि थी 7.5 लाख हेक्टर, और ये राजा, नवाब, कांग्रेस, अंग्रेज सबकी मिला के थी। हमने तय किया सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टर जमीन सिंचित है। 45 लाख। नितिन जी कह रहे थे गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। बहने वाली नदियों को हमने रोकने की कोशिश की। नर्मदा जी से कब जल बह के बड़ी मात्रा में समुद्र में पहुंच जाता था। जगह जगह बांधों की श्रृंखलाएं हमने बनाई और 45 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती है, जिसको बढ़ा के 2026 तक हम कर देंगे 65 लाख हेक्टर। तेजी से उस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी कई चीजों का इस्तेमाल किया। मैं उसके बाद विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्नत बीज कैसे मिले, कृषि की पद्धति कैसे बदले, छिड़का धान के बजाय स्त्री पद्धति से लगाओ। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार किया सिंचाई ने, और हालत यह हो गई कि प्रणब दा आज नहीं है, लेकिन प्रणब दा और शरद राव जी दोनों लोकसभा में बैठे थे। मध्य प्रदेश में इतने गेहूं का उत्पादन हुआ कि चारों तरफ खेत में और आसपास पूरे प्रदेश में गेहूं के भंडार भरे पड़े थे। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार गेहूं खरीदती है, उसके लिए भारत सरकार, तब भारत सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो वो भारत सरकार चला रहे थे। तो हम मांगने गए कि और कुछ मत दो, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, शरद राव जी बोरा दे दो, बैग दे दो, ताकि गेहूं भर के हम किसान का गेहूं खरीद पाए। रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश ने गेहूं का किया। और पिछले साल मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ के 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं तो किसानों से खरीदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। उत्पादन बढ़ा हमारा कई गुना। सिंचाई और बाकी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दूसरे उत्पादन की लागत घटानी थी। तो एक तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि विशेषज्ञ बैठे हैं, अनेकों प्रकार हैं। हम कितना बीज इस्तेमाल करें, हम कौन सी पद्धति बीज बोने की इस्तेमाल करें, उन सब का उपयोग तो किया ही। लेकिन एक फैसला मध्य प्रदेश ने यह किया कि किसान को हम 0% ब्याज पर कर्जा देंगे। वो जितना लेंगे साल भर बाद उतने ही वापस कर जाए खाद और बीज के लिए। मध्य प्रदेश किसान को 0% ब्याज पे कर्ज देने वाला राज्य बना, तो कम से कम ब्याज का बोझ उनका कम हुआ और किसान और प्रेरित हुए। तो हमने उत्पादन की लागत घटाने का काम भी किया और तीसरे उत्पादन का ठीक दाम मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश ने एक मिशन मोड में काम किया। अभी मैंने बताया 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, हम धान हम खरीदते हैं। अभी मूंग हमने खरीदा। मूंग का मिनिमम जो समर्थन मूल्य है वो बाजार मूल्य से 2,000 रुपया ज्यादा था पर क्विंटल, लेकिन हमने तय किया किसान को निराश नहीं करेंगे, समर्थन मूल्य पर ही उसकी मूंग खरीदेंगे। तो ठीक दाम देने का हमने काम किया किसान। और तीसरी चीज,
प्राकृतिक आपदा में अगर नुकसान हो जाए, कई बार सरकारें भी, विशेषकर जब दूसरी सरकारें होती थी तो थोड़ी चालाकी कर जाती है, नुकसान कितना भी हो जाए इतना लिखो कि किसान को कुछ देना ना पड़े। हमने प्राकृतिक आपदा में तय किया, पहले मिलते थे कभी 2000 रुपया हेक्टर, कहीं 3000 रुपया हेक्टर। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि सिंचित जमीन में गेहूं जैसी फसल में अगर 50% से ज्यादा नुकसान होगा तो हम 30,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से उसकी राहत की राशि उसको देंगे और नुकसान की भरपाई हम करेंगे। पिछले साल हमने 3000 करोड़ रुपया राहत की राशि बांटी और फसल बीमा योजना का बेहतर उपयोग करते हुए 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में डाले। लगभग 10,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में गए। तो जो नुकसान उनका हुआ उसकी भरपाई करने का काम भी हमने किया, और नहीं तो किसान बर्बाद हो जाता है। एक बार अगर फसल खराब हुई तो 3 साल 4 साल तक उसकी भरपाई होती नहीं है और वो कर्ज के जंजाल में डूब जाता है। हमने अपने अफसरों से ये कह दिया कि भाई नुकसान थोड़ा बहुत ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिखा तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। क्लियर कट संदेश, स्पष्ट संदेश। और अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, रिमोट सेंसिंग का हम उपयोग कर रहे हैं ताकि किसी व्यक्ति के हाथ में ना रहे कि नुकसान कम लिखें कि ज्यादा लिखें। नहीं, कई बार जब हाथ में रहता है तो पटवारी साहब ही गड़बड़ कर देते हैं, किसी का कम लिख दिया, किसी का ज्यादा लिख दिया। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे नुकसान का परफेक्ट आकलन और उसकी ढंग से हम भरपाई करें। और 5वीं चीज जो बहुत प्रमुख है वो है कृषि का विविधीकरण। अब हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, नितिन जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने कई इनोवेशन किए हैं, हम भी उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब केवल गेहूं क्यों, अब केवल धान क्यों, जब हमारे पास सरप्लस फूड है तो हम दूसरी चीजें उत्पादित क्यों ना करें। और इसलिए फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी। नितिन जी, आपने एक सम्मेलन किया था इंदौर में बेम्बू के बारे में, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि बेम्बू मध्य प्रदेश में केवल जंगल में नहीं हो रहा, हजारों एकड़ जमीन पे किसानों ने अपने खेतों में बेम्बू बांस का उत्पादन प्रारंभ किया है और लाभ कमा रहे हैं। बांस से हर एक चीज बन रही है। अभी जो आपने मुझे गिफ्ट किया, ऐसी एक नहीं, बांस से अनेकों चीजें, फर्नीचर पूरा बांस का मध्य प्रदेश के देवास में बहुत बढ़िया बन रहा है और बांस से किसान ज्यादा आय प्राप्त कर रहा है। हमने मध्य प्रदेश में एक प्रयोग और किया, किसान, सरकार और इन्वेस्टर या कोई कंपनी, ये तीनों मिलकर हमने एक योजना बनाई है। तीनों मिलकर, नंबर 1 किसान और कंपनी या व्यक्ति कोई इन्वेस्टर होता है, वो आपस में समझौता कर ले कि आप फलानी चीज लगाओगे, कंपनी इस रेट पर खरीदेगी। पहले तय हो जाए बोने के पहले कि इस रेट पर हम खरीदेंगे, और बाद में जैसे उद्योग लगाने में सरकार सहायता देती है, अगर प्रोसेसिंग का काम उस चीज का, उस उत्पाद का कंपनी करती है तो उसको भी कुछ मदद करो, पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आईटीसी हमारे यहां तुलसी और अश्वगंधा की खेती करवा रही। मेरे जिले में सीहोर में 5000 एकड़ में किसानों ने तुलसी की खेती की, अश्वगंधा की खेती की। कीमत पहले से तय है, कितना पैसा मिलेगा, किसान पहले से तैयार होता है। कई बार उसको बीज या पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसको फायदे का सौदा लगता है तो वो करता है, और फिर जो कंपनी होती है वो उसकी प्रोसेसिंग करके दवाई और बाकी चीजें बनाती है। तो ऐसे इनोवेशन करके हमने कहा कि केवल गेहूं पैदा मत करो, अगर ठीक दाम मिल रहा है तो आप इस तरह की खेती भी करो। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर औषधि खेती प्रारंभ हुई। एक योजना हमने बनाई, देवारण्य योजना, उस पर हमने औषधि खेती की बात की जो दवाइयां बनाने में काम आती। उसके अंतर्गत किसान जो चीज पैदा करेंगे उसका संग्रहण सरकार करेगी,
उसको ठीक दाम सरकार देगी और उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसे बाकी चीजें बनाने के लिए अगर कोई कंपनी या कोई संस्था आगे आती है तो उसकी मदद भी सरकार करेगी। तो धीरे धीरे हम केवल परंपरागत खेती ना करें, परंपरागत खेती में तो जो आधुनिक अनुसंधान होते हैं उसका इस्तेमाल करें ही, लेकिन उसके इस्तेमाल के साथ साथ हम अलग अलग तरीके जो जरूरत है आज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक बार अगर कोई चीज बहुत अच्छी पैदा हो गई तो किसानों की प्रवृत्ति कई बार होती है कि इसके दाम ठीक मिल गए यही लगाओ, और दूसरे साल ज्यादा वो लगा दी, उत्पादन ज्यादा हो गया तो उसकी कीमत गिर जाती है, तो खेती घाटे का सौदा बन जाती है। इसलिए हम अलग अलग कौन सी चीजें पैदा हो सकती है, किस चीज की खपत कितनी होगी, उसका आकलन करना और उसके आधार पर फिर किसान से आग्रह करना। जैसे मध्य प्रदेश में हमने किसानों से आग्रह किया कि गेहूं अब बहुत हो रहा है, आप दाल ज्यादा लगाओ, चने की ज्यादा जरूरत है, तुअर की ज्यादा जरूरत है। हम लोगों ने अभियान चलाया, एक कृषि महोत्सव हम करते हैं, कृषि रथ निकालते हैं, कोविड के समय से रुक गया थोड़ा सा, और वैज्ञानिक भी उस रथ में बैठ के जाते हैं, प्रगतिशील किसान बैठते हैं और फिर किसान को हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बहुत जानता है, लेकिन फिर भी जो चीज सिखाई जा सकती है वो सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इनोवेशन करने का काम, एजुकेट करने का काम, दिशा दिखाने का काम, उन्नत किसानों को भी साथ में लेके मध्य प्रदेश की धरती पर हम करते हैं। इन सारे प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर अविश्वसनीय रूप से 18% के ऊपर लगातार 10-12 साल से है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार। देखिए कृषि में यहां विशेषज्ञ बैठे हैं, 3% 4% अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होती है तो उसको आइडियल माना जाता है, उसको पर्याप्त माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसने लगातार, एक बार तो जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन जी, तो मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर थी 22.7%, दुनिया में सबसे ज्यादा हुई थी, लेकिन 18 के आसपास हम उसको ले जाके हमने खड़ा किया है। लेकिन आज एग्रो विजन के माध्यम से जो मार्गदर्शन नितिन जी ने किया, हम उसको सीखना चाहते हैं। यहां सारे देखिए, जो अच्छी चीज हो उसको सबको सीखना चाहिए। हमने जितना अच्छा कर पाए मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा, लेकिन जिस ढंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी भी हमारे विजनरी हैं, अद्भुत हैं, और किसानों के हित में वो लगातार एक नहीं अनेकों फैसले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने से लेके अनेकों फैसले किए हैं। इनोवेशन के लिए वो हमेशा लगातार हमको प्रेरित करते हैं, और नितिन जी ने जिस ढंग के इनोवेशन आज हमको बताए हैं, मुझे पूरा विश्वास है एग्रो विजन के माध्यम से नितिन जी आप केवल विदर्भ तक नहीं, आप मध्य भारत और उसके ऊपर भी जाइए और एग्रो विजन किसानों को दिशा दिखाने का काम करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एग्रो विजन के इस विजन का लाभ मध्य प्रदेश पूरी तरह से उठाएगा। आपने जो जो इनोवेटिव आइडियाज बताए हैं मध्य प्रदेश की धरती पर हम लागू करेंगे। सोलर हमारे जो पंप है उसको व्यापक पैमाने पर मध्य प्रदेश में आप जानते हैं सब्सिडी देती है, भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी उसमें अपना हिस्सा मिलाती है। तो बड़े पैमाने पर हम सोलर का इस्तेमाल, सोलर पंपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में और आपकी प्रेरणा से इथेनॉल के प्लांट बड़ी मात्रा में अब मध्य प्रदेश की धरती पर लग रहे हैं। तो इथेनॉल बनाकर भी हम कैसे उस फ्यूल का इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल से, और पेट्रोल डीजल से होने वाली जो विदेशी मुद्रा का खर्चा है वो भी बचाएं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम करें। आज आपने जो नए आइडियाज दिए हैं उनके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और ये एग्रो विजन केवल विदर्भ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरा मानना है। आपके इस विजन का लाभ उठा के हम मध्य प्रदेश में भी अपने किसानों को और प्रशिक्षित करेंगे। और मैं तो आग्रह करता हूं कि एक आध एग्रो विजन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हो जाए तो हम वहां एग्रो विजन और सरकार साथ में मिलकर करें। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार से बात, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, एग्रो विजन,
और हम जगह जगह, क्योंकि ये केवल प्रदर्शनी नहीं है, कई बार नई टेक्नोलॉजी के बारे में विश्वास नहीं होता जब तक देख ना लें। जब आप देखेंगे बायोफ्यूल से गाड़ी चल सकती है, इथेनॉल से गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सवाल है, या उससे भी आगे जाके आपने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमको बताया है, वो जब हम आंखों से देखते हैं तब किसान को भी ज्यादा भरोसा होता है। और इसलिए यहाँ ऐसी मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा कि जो भाषण से नहीं, जो चल के दिखाएंगी, तब हमारा विश्वास और भरोसा और ज्यादा पक्का होता है। इसलिए एग्रोविजन के इस आयोजन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और निमंत्रण देता हूं कि आइए मध्य प्रदेश में भी साथ मिलके हम इन इनोवेटिव आइडियाज को अपने किसानों के बीच रखें और उसको शिक्षित करके कैसे खेती लाभ का धंधा, और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि आय को किसान की दुगनी करना है, उस विजन को हम कैसे धरती पर उतार कर किसान को सुखी और समृद्ध करें और देश को भी आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान दें। मैं एक बार फिर इस आयोजन का हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी तरफ से फिर निमंत्रण देता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर भी आइए ताकि हम खेती को और आगे बढ़ा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके अभ्यासपूर्ण विवेचन तथा मार्गदर्शन के लिए हृदय से आपका आभार, धन्यवाद। आणि यानंतर या उद्घाटन सोहळ्याच्या समापनाकडे आपण जातोय। मी रमेश मानकर यांना विनंती करते त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। या उद्घाटन सोहळ्याच्या नंतर लगेचच याच ठिकाणी ऊस शेतीच्या नव्या दिशा ही विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे। आपण सगळे त्यासाठी आमंत्रित आहात। ॲग्रोविजन फाउंडेशनच्या कृषी प्रदर्शनाला 13व्या कृषी प्रदर्शनाला उपस्थित मध्य प्रदेशचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराजसिंगजी चौहान सर आणि ॲग्रोविजन फाउंडेशनचे मुख्य प्रवर्तक, ज्यांच्या मनामध्ये शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या मोठे झाले पाहिजे, ते आदरणीय नितीनजी गडकरी सर, मंचकावर उपस्थित महात्मे साहेब, सर्व विभागाचे अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब, मंचकावर उपस्थित कृपालजी तुमाने, महात्मे साहेब, माई साहेब, सावरकरजी, पंकजजी भोयर, चरणसिंगजी ठाकूर, अरविंदजी गजबिये, डॉक्टर पोद्दार साहेब, अशोकजी मानकर,